डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सीबीएसई साइंस 10th क्लास का सेकंड चैप्टर। और अब ये नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या है कि जो सेकंड चैप्टर था एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें साल्ट पढ़ रहे थे। तो अगले साल्ट के बारे में बात करते हैं। इससे पहले अपन साल्ट की डेफिनेशंस वगैरह और कुछ साल्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। एसिड बेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब थर्ड जो साल्ट है, मैंने कल आपको क्या है कि NaCl है, NaOH, इधर से जो Na, ये सल्फेट Na2SO4, ठीक है। इन सभी के बारे में आपने क्या है कि देखा था। अब अपन आज बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर, ये जितने भी जो साल्ट हैं इनके बारे में आपको 10th क्लास के हिसाब से केवल 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो केमिकल फॉर्मूला ध्यान रखना है इनका। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम, ऑक्सीजन क्या है कि लिंक्ड फॉर्म में होगी क्लोरीन के और कैल्शियम के बीच में। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaOCl2 होता है, ठीक है। इसको कैल्शियम क्लोरेट भी कहते हैं। कैल्शियम क्लोरेट इसका नाम है, ये है ना, केमिकल नेम। ये तो फॉर्मूला हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। और जो केमिकल नेम है वो अपन क्या लिखेंगे इसका, कैल्शियम क्लोरेट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अपन 8 कब लगाएंगे, जब किन्हीं भी दो एलिमेंटों के बीच में ऑक्सीजन फंसी हुई हो, उनके बीच में मतलब कि लिंक फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो अपन उस टाइम पे 8 लगाते हैं। तो ये कैल्शियम, ये क्लोरीन और ये बीच में 8, तो कैल्शियम क्लोरेट हो जाएगा ये, ठीक। आगे देखते हैं इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है ना, जिसके नाम से मतलब ये इसमें बाजार में इनमें क्या है कि अवेलेबल होता है। उस नाम को अपन क्या कहते हैं, प्रचलित नाम जो होता है ना, उसको अपन कॉमन नेम कहते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम क्लोरेट इसका केमिकल फॉर्मूला है और कैल्शियम क्लोरेट केमिकल नेम है। अब इसको बनाते कैसे हैं ये देखना है अपने को। तो आप ध्यान दीजिए, बनाने का प्रोसेस जो है कैल्शियम ये क्लोरेट ये है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में एक तो ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए ये बनाने के लिए कि जिसमें कैल्शियम हो, ठीक है ना। दूसरी बात क्लोरीन हो, ऐसा सब्सटेंस हो। तीसरी बात जो क्या है कि ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करा सके, ठीक है ना। तो ऐसे सब्सटेंस आप लेंगे जो मतलब कि कैल्शियम भी प्रोवाइड करें, ऑक्सीजन दें और क्लोरीन भी दें, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा और साथ में H2O मॉलिक्यूल भी देगा, ठीक है ना। ओके, जब ये टूटेगा तो ये टूटने पर इस तरीके से कैल्शियम और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और इधर से H2O भी बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये ऑक्सीजन भी देता है और कैल्शियम भी देगा, तो दोनों काम करेगा। H2O जो है वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा, तो उससे अपने को कोई परेशानी नहीं होगी इक्वेशन में। अब यहाँ पर देखिए ये ले लिया अपने एक तो, और अब क्लोरीन गैस भी अपने को लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन गैस ही केवल यहाँ पर ये Cl2 दे सकेगी। तो अपन क्लोरीन गैस लेते हैं। तो इनके बीच में जब अपन रिएक्शन कराएंगे, है ना, इसको हीट कराएंगे, तो हीट कराने पर जो बनेगा वो कैल्शियम क्लोरेट बनेगा, जिसको अपन ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे, ठीक है ना। साथ में यहाँ पर H2O भी निकलेगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ। वो H2O कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में 2 OH है, ठीक है ना। तो ये एक OH और एक हाइड्रोजन मिल करके ये H2O फॉर्म में निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन क्या है कि मतलब यहाँ पर लिंक फॉर्म में रह जाएगी इसके कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में। तो इस तरीके से कैल्शियम क्लोरेट जो है वह बनता है। अब आगे देखते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर है,
केमिकल स्ट्रक्चर वो कैसी होती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसका केमिकल फॉर्मूला तो ये है, ये आपने देखा। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो 2 होती है, तो इससे क्या है कि एक वैलेंसी से एक ऑक्सीजन, दूसरी वैलेंसी से डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ी रहती है ना। और इस ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी, अब इस कैल्शियम की तो कंप्लीट हो गई, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, जिसमें से एक वैलेंसी कंप्लीट हुई है कैल्शियम के द्वारा। अब दूसरी जो वैलेंसी है वो क्लोरीन कंप्लीट करवाएगा। तो यानी कि यहाँ पर देखिए, इस कैल्शियम और इस कैल्शियम और इस क्लोरीन के बीच में ये ऑक्सीजन एक लिंक फॉर्म में है, तो इसको अपन कहेंगे इसलिए क्लोरेट। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। आगे देखिए, इसके यूज देखते हैं। अब आपको यूज भी वही ध्यान रखने हैं जो मतलब कि, क्योंकि एग्जाम में जब भी पूछेगा तो यूज कैसे पूछेगा वो, कि इसके 2 यूज लिखिए, 3 यूज लिखिए, तो आपको 2-3 यूज ऐसे याद रखने हैं जो उसके पर्टिकुलर यूज हो, डेफिनेट यूज हो उनके। ठीक है ना। तो सबसे पहला इसका जो पर्टिकुलर यूज है वो है यूज फॉर द टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक तो इसका ये यूज है। दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिनमें मतलब कॉटन वगैरह जो बनाए जाते हैं ना, उनमें मतलब एक तरीके से इसका उपयोग होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। दूसरा यूज है इसका यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, जो क्लोरोफॉर्म होती है उसको बनाने के लिए। यानी कि ये जब भी इसकी रिएक्शन कराएंगे कार्बन के साथ में, है ना, तो उस टाइम पे मतलब ये क्लोरीन गैस देगा और क्लोरीन गैस के साथ में कार्बन रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म बना लेगा। ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। तीसरा जो यूज है इसका वह है जो क्या है कि यूज फॉर मेकिंग वूल क्लॉथ, यानी कि जो वूल क्लॉथ होते हैं उनको बनाने के लिए, और उनकी जो ड्राई क्लीनिंग होती है उसको करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज क्यों करेंगे, क्योंकि इसके पास में ऑक्सीजन है। ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन ये केमिकल रिएक्शंस में देगा। ठीक है ना। और किन्हीं भी अदर सब्सटेंस का क्या करवाएगा, ये ऑक्सीडेशन। इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है एक तरीके से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी इसका उपयोग करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो 4 तो इसकी डेफिनेट मतलब क्या है कि जो यूज है ये हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एक तो जिसमें कपड़े वगैरह बनाए जाएंगे वह, और क्लोरोफॉर्म बनाने में, और इधर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। ठीक है। वूल क्लॉथ बनाने के मेकिंग में, इधर से इसका जो अलग और भी यूज है वो आप और भी देखिए। एल्कोहल और अदर एसिड्स जो होते हैं उनको भी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। इधर से क्या है कि जो इंडस्ट्री में जो वाटर जो ये इसको तो इसको वही है, क्लॉथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला है वही। ठीक है ना। तो ये 5 आप इसको 5 जो यूज है इसके, इनको आप डेफिनेट यूज मान करके इनको ध्यान में रखेंगे। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, एक क्लोरोफॉर्म बनाने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है ना। और वूल क्लॉथ बनाने में इधर से। ठीक है ना। इन सभी में, और एल्कोहल और एसिड्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाएगा। ये इसके यूज हो गए। अब आप आगे देखिए, ये बेकिंग सोडा फॉर साल्ट, बेकिंग सोडा है। तो ये बेकिंग सोडा तो इसका क्या है कि कॉमन नेम हो गया। ये तो क्या है, कॉमन नेम। इस कॉमन नेम मतलब इस नेम से मतलब कि ये प्रचलित है और बाजार में इनमें क्या है कि अवेलेबल होगा। ठीक है ना। जबकि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन बीच में होगी, लिंक फॉर्म में होती है हाइड्रोजन, तो उस कंडीशन पर बाई वर्ड यूज करते हैं। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना। और इसका केमिकल नेम भी क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना। ये फॉर्मूला इसका NaHCO3,
सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है, ठीक है ना। इसको वैसे क्या है कि स्वीट सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। इधर से इसको एक और सोडियम जो बाइकार्बोनेट है उसके नाम से भी इसको जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये तीनों चारों नाम आप इसके लिए याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बाई वर्ड जो है वो हाइड्रोजन के लिए लगा रहे हैं तो अपन इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। स्वीट सोडा भी कहते हैं इसको, कॉमन नेम ये भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। अब इसको बना देंगे कैसे, इसको बनाने के लिए ध्यान दीजिए, इधर ये NaHCO3 केमिकल फॉर्मूला है इसका, तो ध्यान दीजिए। आपको देखो कार्बोनेट चाहिए, तो कार्बोनेट कहाँ से मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यानी कि वह सब्सटेंस हो जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लिए हुई हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है ना। दूसरी बात, या मान लीजिए कोई कार्बोनेट लिए हुए हो, हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन कहाँ से अवेलेबल होगी, या तो H2O से, या जो ऐसे कोई सब्सटेंस जो हाइड्रोजन दे सकते हैं, ठीक है ना, वो होने चाहिए। और तीसरा आपके पास में सोडियम है, तो सोडियम मतलब कि जो सब्सटेंस दे सकता है वो होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर देखिए जैसे ये NaCl है, तो NaCl ये सोडियम क्लोराइड है, ये क्या करेगा, सोडियम जो मेटल है उसको देने का काम करेगा। इधर से कार्बोनेट लेने के लिए, कार्बोनेट के लिए अपन क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे इसमें, मतलब कि रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। और H2O के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए अपन क्या करेंगे, NH3 को ले लो, ठीक है ना। अब इन सभी के साथ में HOH भी ले लो। HOH क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनको सभी को अपन क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन फॉर्म में लेंगे तो इनमें रिएक्शन आसानी से होगी, इस वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये NaHCO3 जब इनको हीट कराएंगे तो ये NaHCO3 बन जाएगा और साथ में NH4Cl बनेगा, यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है इसकी फॉर्मेशन की, यानी कि इसका फॉर्मेशन करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय द reacting a concentrate solution of sodium chloride with carbon dioxide, ammonia and water। मतलब अमोनिया और वाटर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। अब इसके यूज क्या है, सिंपल यूज है इसके, बहुत सिंपल यूज। एक तो इसका जो इसके मतलब डेफिनेट यूज है ना, उनको कौन कौन से है वो देखिए आप। एक तो फूड बनाने के एक तो फूड बनाने में, यानी कि मेकिंग ऑफ फूड, ठीक है ना, जो टेस्टी फूड होते हैं उनको बनाने के लिए एक तो। दूसरा है एंटीसीड, इसके फॉर्म में भी इसको यूज किया जाएगा। क्यों अपन मान लीजिए कि कभी इनो आपने देखी होगी, इनो यही है, इनो जो होती है वह ये सोडियम बाइकार्बोनेट ही होती है, मीठा सोडा होती है। उसको अपन कब यूज करते हैं, जब अपने स्टोमच में क्या है कि एसिडिटी बढ़ जाती है, तब अपन उसको यूज करते हैं उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए, यानी कि एसिड का उल्टा है एक तरीके से ये, ठीक है। आगे देखें इसमें और भी केक वगैरह बनाने के लिए, ठीक है ना। बेकरी जो इंडस्ट्री होती है ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। बेकरी इंडस्ट्री का मतलब जिसमें केक बनाए जाते हैं, टोस्ट बनाए जाते हैं, ब्रेड बनाए जाते हैं, ऐसी इंडस्ट्री को बेकरी इंडस्ट्री कहते हैं। तो बेकरी इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, ठीक है, बेकरी इंडस्ट्री में। इधर से आप इसका एक और यूज देखेंगे, तो यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका उपयोग होता है।
मतलब आप कहें कि इसका उपयोग अग्निशमन यंत्र में, यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर क्या है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो जो अपने फायर को स्टॉप करने के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो ये इसके यूज हैं, इनको ध्यान रखेंगे आप। अपन आगे बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस अगला साल्ट है ये। इसका इस पीओपी पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सबसे पहले जो खोज हुई थी, है ना, डिटरमाइन जो किया गया था इसको, सबसे पहले फ्रांस जो है उस मतलब वहाँ से जो उसकी राजधानी है पेरिस, वहाँ से मतलब इसका एक तरीके से सबसे पहले वहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो इस वजह से इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं, इसी वजह से। तो ये तो इसका कॉमन नेम, मगर इसका जो केमिकल फॉर्मूला देखो, केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट जो होता है ना, उस कैल्शियम सल्फेट के साथ में 1/2 H2O मोलिक्यूल, यानी कि एक कैल्शियम सल्फेट मोलिक्यूल के साथ में आधा मोलिक्यूल मतलब क्या है कि अपन H2O का जोड़ेंगे, तो उस ऐसे जो क्रिस्टल बनेंगे, ठीक है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको नाम क्या होगा इसका केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम होगा हाफ हाइड्रेट, है ना, हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट तो ये हाइड्रेट, ठीक है ना, H2O कह रहे हैं, हाफ हाइड्रेट, हाफ हाइड्रेट मतलब 1/2 जोड़ रहे हैं ना, इस वजह से। तो मतलब इसको एक, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए जो कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है ना, उसके 2 हाइड्रेट को, यानी कि ये 2H2O को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो थोड़ा बहुत गर्म करने से क्या होता है कि इसके जो क्या है कि इसको गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट के 1/2 हाइड्रेट जो होता है वो रह जाता है, और 1 जो क्या है कि मतलब डेड, जिसको अपन क्या है कि एक डेड पार्ट जो कहेंगे वो क्या है कि मतलब एक तरीके से वाटर के फॉर्म में बाहर, वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको, इस रिएक्शन को कराया जाता है और इसको बनाया जाता है। ओके, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसके बनाने की ये हो गई, मतलब बनाया किससे जाएगा, डाइहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है ना, यानी कि हीटिंग ऑफ डाइहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है ना, इससे क्या है कि मतलब कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को, यानी कि हाफ हाइड्रेट को बनाया जाएगा, जो कि पीओपी होता है। आगे देखिए इसमें, अब इसके यूज आपको वैसे याद है, पीओपी के बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसके। ठीक है, क्या यूज है, एक हॉस्पिटल्स में इसका उपयोग करेंगे अपन, किसके लिए, मतलब कि जो फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, किसी के हैंड टूट जाते हैं, किसी के पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए, उनको स्टेबल पोजीशन में लाने के लिए, ठीक है ना, जो फ्रैक्चर्ड ऑर्गन्स हैं उनको, उन बोन्स को जोड़ने के लिए, उनको स्टेबल करने के लिए, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है हॉस्पिटल में। ठीक है ना, इधर से जो ये कोई डेफिनेट यूज है इसका। ये दूसरा यूज जो है, टॉयज बनाने के लिए, खिलौने, बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाते हैं, टॉयज बनाई जाती हैं, ठीक है ना, बोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, इधर से लिखने के जो चाक हैं उनको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो टॉयज, बोर्ड, चाक बनाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। इधर से क्या है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल होते हैं, बड़ी बिल्डिंगें होती है, जहाँ पर क्या है कि मतलब फायर की एक तरीके से ज़्यादा संभावना रहती है। ऐसी फैक्ट्रियाँ भी हो सकती है, और इंडस्ट्री, मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं बड़े वाले, जिनमें क्या है कि मतलब फायर की, मान लीजिए कि
लगने की ज़्यादा संभावना हो, तो उनकी जो दीवारें होती हैं उनको स्मूथ और चिकना बनाने के लिए भी, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही एक तरीके से वहाँ पर क्या है कि उनकी वाल के ऊपर अब एक तरीके से क्या करेंगे, पुताई करेंगे इसकी, ठीक है ना, तो उनको स्मूथ बनाने के लिए, जिससे क्या है कि इससे ये मतलब कि फायर को जल्दी से कैच नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर अपन क्या है कि नुकसान से बच जाते हैं। तो इसके लिए भी इसका यूज करेंगे, एक ये यूज है इसका, ठीक है। शाइनिंग लेयर्स बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना, लेबोरेटरी में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये इसके जो पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज, इनको आप ये ध्यान रखेंगे, और तो इसके कोई ज़्यादा ये नहीं है, बाकी जो है ना वो आपको पहले भी याद है और इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं याद रखने की। तो आप 3-3, 4-4 जो यूज हैं वो अच्छे तरीके से याद रखेंगे, सभी के पर्टिकुलर यूज, ठीक है। अब ये तो आपके सभी साल्ट खत्म हो गए, यानी कि आपका ये चैप्टर एक तरीके से खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन है जिनका अपन बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिस्टल वाटर, मतलब क्रिस्टल वाटर किसको कहते हैं, एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो क्रिस्टल वाटर और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, तो क्रिस्टल वाटर किसको कहेंगे अपन, जैसे अभी आपने फॉर्मूला देखा था, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, ठीक है ना, कंटिन्यू 2H2O, ये देखा था। तो ये जो H2O मॉलिक्यूल जो जुड़े हुए हैं किसी भी साल्ट मॉलिक्यूल के साथ में फिक्स नंबर फॉर्म में, तो इसको कहते हैं अपन क्रिस्टल वाटर। क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टल वाटर। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, नंबर ऑफ फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स विच कॉन्जुगेटेड, ठीक है, या कनेक्टेड, ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड भी लिख सकते हैं, कनेक्टेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टू अ मॉलिक्यूल ऑफ साल्ट इज कॉल्ड क्रिस्टल वाटर, ठीक है। यानी कि किसी भी साल्ट मॉलिक्यूल के साथ में जो फिक्स्ड नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स के जुड़े हुए रहते हैं उनको अपन क्रिस्टल वाटर कहते हैं, ठीक है ना। और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर किसको कहेंगे अपन, किसी भी साल्ट मॉलिक्यूल के साथ में एक फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स को लेकर के अपन इसको हीट कराएंगे और एक क्रिस्टल फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे अपन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ओके। यानी कि एक तरीके से वही है, जैसे अपन शुगर लेते हैं और शुगर लेकर के उसके साथ उसको उसमें H2O मिला करके और उसको हीट करते हैं और चाशनी बना लेते हैं, तो चाशनी क्या है, वो है शुगर का क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ द शुगर, ओके। तो इस तरीके से, तो मतलब कि एक तरीके से किन्हीं भी साल्ट में फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स को जोड़ना, ठीक है ना, क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहलाता है, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जाम्पल याद रखेंगे 2-3 जो आपके पास में हैं सिलेबस में। कौन से, एक तो ये कैल्शियम, ये POP का याद रख लेना, एक क्या है कि आप कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है जिसको ध्यान में रख लेना, जिससे अपन POP को बनाते हैं, है ना। और इधर से क्या है कि वाशिंग सोडा को ध्यान रख लेना और कास्टिक सोडा है उसको भी ध्यान रख लेना, जिससे आपके ये तीनों चारों एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, व्हाट इज क्रिस्टल वाटर एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, है ना, एंड राइट द 2 एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल, ठीक है ना, ओके। तो आपको मतलब 2 एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, तो ये एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, ओके। ये एक क्वेश्चन था जो ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्लोर एल्काइली, यानी कि इसको बेस भी कहते हैं, प्रोसेस, ठीक है, क्लोर एल्काइल प्रोसेस, ये क्या है। तो जो अभी मैंने कुछ पिछले वीडियो में जो आपको बताया था कि इसका क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस करके इसका NaCl का, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड का, तो उसके क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को कराने पर
क्लोरीन गैस बनती है और बेस बनता है NaOH, तो उस प्रोसेस को ही अपन क्या करते हैं, क्लोर एल्काइल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना। इसका शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, व्हाट इज क्लोर एल्काइल बेस क्लोर एल्काइल प्रोसेस। तो आप क्या कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर क्लोरीन गैस और NaOH बेस यानी कि एल्काइल बनता है, तो इसी प्रोसेस को अपन क्या करते हैं, क्लोर एल्काइल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना। उस प्रोसेस को भी आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना, उसकी इक्वेशन को भी लिख देंगे। ये इस तरीके से NaCl का एक्वस फॉर्म लिया अपन ने और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराए। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने पर NaOH और प्लस Cl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस जो बनी थी, यानी कि इसमें क्या है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है यानी कि एल्काइल वह और क्लोरीन गैस बनती है। इस वजह से इसको क्या करते हैं, क्लोर एल्काइल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्लोर एल्काइल प्रोसेस 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज लिटमस पेपर एंड लिटमस सॉल्यूशन। व्हाट इज लिटमस पेपर एंड लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, ये है। तो लिटमस पेपर लिटमस सॉल्यूशन क्या होते हैं। लिटमस पेपर लिटमस सॉल्यूशन जो है ना, इनकी डेफिनेशन देख लीजिए। लिटमस पेपर इज नेचुरल कलर्ड पेपर एंड लिटमस सॉल्यूशन इज नेचुरल सॉल्यूशन। ठीक है ना, दोनों नेचुरल है। ये नेचुरल कलर्ड पेपर है और ये नेचुरल कलर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है ना। अब आगे और क्या ध्यान रखेंगे इसमें, विच हैव सेंसिटिविटी फॉर द pH, यानी कि pH के लिए ये सेंसिटिव होते हैं एक तरीके से। ठीक है ना। और एंड डू इंडिकेटेड ऑफ इफेक्ट ऑफ द एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड और बेस का क्या है कि उसका जो इफेक्ट होता है उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। तो इनको कहते हैं अपन लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन। ओके, ये छोटा सा क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आगे देखिए, व्हाट इज इंडिकेटर एंड राइट द टाइप ऑफ इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, जब अपन क्या है कि एसिड और बेस की अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, तो इन एसिड और बेस इसमें से क्या है कि मतलब जो बेस होते हैं उनमें कुछ इंडिकेटर्स अपन मिला देते हैं। ठीक है ना। वो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, जब मतलब क्या है कि अब ये तो अपन जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं एसिड और बेस के बीच में, तो ये एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है ना। और न्यूट्रल होते हैं। ओके, और न्यूट्रल जो सब्सटेंस है उनका फॉर्मेशन करते हैं। आगे बात ये तो आप पहले जानते हैं। तो मतलब क्या है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं तो इनमें कुछ सब्सटेंस मिलाया जाता है जो ये बताता है कि ये दोनों ने एक दूसरे के जो प्रॉपर्टीज है उसको लॉस कर दिया है। तो उस सिचुएशन पर वो क्या करेगा, एक कलर रिप्रेजेंट करेगा। तो जब वो कलर रिप्रेजेंट होगा तो अपन समझ जाएंगे एक तरीके से भाई कि ये रिएक्शन क्या है कि मतलब यहाँ पर क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना। तो ऐसा जो क्या है कि मतलब इंडिकेट करते हैं ऐसे सब्सटेंस जो मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होने पर कलर दिखा करके अपने को इंडिकेट करते हैं, तो उनको कहते हैं अपन इंडिकेटर। ठीक है ना, जिनको अपन इनमें पहले से ही मिला देते हैं। ठीक है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, एक तो नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल। अब नेचुरल का नाम से आपको पता लग रहा है कि नेचुरल मतलब कि जो बिल्कुल मतलब एनिमल्स हैं या प्लांटों से प्रोड्यूस हो, इनसे क्या है कि मिलेंगे, उनको क्या कहेंगे अपन, नेचुरल इंडिकेटर कहेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर्म में फ्लावर्स हैं, सभी जो प्लांट हैं उनके सभी के जो फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स भी एक तरीके से लिटमस पेपर का काम करते हैं, इसका इंडिकेटर का काम करते हैं। ठीक है ना। इधर से क्या है कि जो लिटमस सॉल्यूशन है वो भी इंडिकेटर है एक तरीके से, वो भी न्यूट्रलाइजेशन उसको क्या है कि मतलब एसिड बेस की क्या है कि जो स्टेडी है उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। इधर से क्या है कि जो हाइड्रोजिया है, हाइड्रोजिया ये एक प्लांट है, ये भी क्या है कि मतलब इंडिकेटर के फॉर्म में यूज किया जाता है। टर्मरिक है, इसको भी यूज किया जाता है, जो हल्दी है। ठीक है ना। ये सभी नेचुरल इंडिकेटर हैं जो मतलब कि एनिमल्स है या प्लांटों से
मिलते हैं, ठीक है ना, उनको कहते हैं अपन। दूसरा जो इंडिकेटर होता है, ये तो पहला इंडिकेटर। दूसरे टाइप के जो इंडिकेटर होते हैं वो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, जिनको अपन क्या है कि मतलब लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बनाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसों को अपन क्या करते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। इनको केमिकल इंडिकेटर भी कहते हैं, दूसरा नाम केमिकल इंडिकेटर भी इन्हीं को कहेंगे अपन, केमिकल। ये केमिकल जो रिएक्शंस होती है लेबोरेटरी में मतलब कि अपन खुद बनाएंगे एक तरीके से, इनको अपन आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेटिक केमिकल इंडिकेटर, ठीक है ना, ये कह सकते हैं, ये अपन बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल फॉर्म में मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थेलिन है, ये क्या है कि मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है ना, जिनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं तीसरे वाले, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ठीक है ना। ये इंडिकेटर ये भी एक तरीके से नेचुरल वाले होते हैं, मगर कि ये क्या है कि दो सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस, मतलब कि एसिड और बेस में क्या है कि डिफरेंट ऑर्डर्स बिहेव करते हैं ये, तो ऐसे इंडिकेटर्स को क्या है कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ये भी एक तरीके से नेचुरल इंडिकेटर्स ही हैं, मगर इनको अलग से रखा गया है क्योंकि इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, एसिड और बेस वाले को, है ना। जैसे ऑनियन है, प्याज और ऑयल है, ठीक है ना, ये सभी क्या है कि मतलब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। ओके, तो ये 3 प्रकार के इंडिकेटर्स हुए। अब फोर्थ क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है ना। क्या है, व्हाट इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब जो एसिड और बेस है ना, इनका डाइल्यूशन, ठीक है ना। व्हाट इज डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या होता है ये, तो डाइल्यूशन का अर्थ होता है कि मतलब कि एसिड हो चाहे बेस हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे अभी HCl ही है, ठीक है ना, इस HCl में H2O को मिलाना, ठीक है ना, ये कहलाएगा डाइल्यूशन, ठीक है ना। यानी कि फिक्स्ड अमाउंट में वाटर को एक तरीके से एसिड में और बेस में मिलाना क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। तो मिक्सिंग ऑफ वाटर विद एसिड और बेस, एसिड के साथ में या बेस के साथ में, देन फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन और OH- आयन, या तो अगर एसिड में मिला रहे हैं तो H+ आयन्स बनेंगे, या बेस में मिला रहे हैं तो OH आयन बनेंगे, ठीक है ना। इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। और जब ये क्या है कि अपन डाइल्यूशन कर लेंगे तो जो बने हुए एसिड और जो होंगे ना, जो उनको कहेंगे अपन डाइल्यूट बेस या एसिड, ठीक है ना। तो ये डाइल्यूशन हुआ, यानी कि वाटर को एसिड और बेस में मिलाना, उसका डाइल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। ओके, ये आपका ये क्या है कि मतलब जो सेकंड चैप्टर है बिल्कुल मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो आप मतलब क्या है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जो भी कोई क्वेरीज हो, केमिकल बॉन्डिंग भी, ठीक है ना, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को आप व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देंगे, ताकि मैं सभी के ऊपर कल या परसों एक मतलब क्या है कि आपकी उन क्वेरीज से रिलेटेड एक वीडियो बना दूं, जिनसे आपको समझने में दिक्कत ना हो।